देशहित में आज आपको पाकिस्तान से सटे पंजाब के अंदर की राजनीति, अंदर चल रही राजनीति के बारे में गौर करना चाहिए। वैसे तो आप ये खबरें देख रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। सिद्धू की अगुवाई वाली पंजाब कांग्रेस अब राज्य में सीएम बदलना चाहती है। सिद्धू वर्सेस कैप्टन, कैप्टन वर्सेस गुरु, एक और राउंड शुरू, कुछ भी कह लीजिए आप। लेकिन पंजाब कांग्रेस के महासचिव समेत पंजाब कैबिनेट के चार मंत्री खुलेआम विद्रोह पर उतर आए हैं। किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ। 4 साल तक चुपचाप सत्ता की मलाई खा रहे इन मंत्रियों ने अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग शुरू कर दी है। पंजाब में बुरा हाल है इस वक्त। इनकी नाराजगी इतनी है कि देहरादून तक पहुंच गए ये लोग। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने हालांकि बातचीत से सुलह की बात कही है और पंजाब में कैप्टन को ही कांग्रेस का चेहरा भी बताया और सिद्धू के सलाहकारों को कंट्रोल में रखने की नसीहत भी दे दी गई है। सुनिए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अमरिंदर सिंह जी हैं, सिद्धू साहब हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू जो सुखविंदर सिंह रंधावा जो यहाँ आए हैं वो हैं। हमारे बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, त्रिपत बाजवा जी वो हैं और प्रताप सिंह बाजवा हैं हमारे। और सबसे बड़ी ये तो हमारी दीदी हैं अंबिका सोनी जी। सबसे परामर्श करेंगे। हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जाए। हरीश रावत कुछ भी कहें लेकिन होगा वही जो परिवार चाहेगा। आप जानते हैं अब तक वो परिवार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा दिख रहा। आप जानते हैं क्योंकि 4 साल की सत्ता के बाद अचानक 4 मंत्रियों के अंदर बगावत है। ये बगावत तब फूटी है जब सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने हैं। मतलब पंजाब के असली कैप्टन सिद्धू को बनाया, परिवार ने बनाया और सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की प्रधानी उसी परिवार ने सौंपी है। फर्स्ट फैमिली पॉलिटिक्स की, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे भरोसेमंद सिपाही को दरकिनार करके। विरोध बहुत ज्यादा था। उनसे पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। तो एक लिहाज से आप समझिए कि पार्टी के अंदरूनी लड़ाई दिखती है, लेकिन गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि ये सिर्फ पार्टी के अंदरूनी लड़ाई नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का देश की सुरक्षा से भी संबंध है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इसका आतंकवाद और अलगाववाद से भी संबंध है। कश्मीर, खालिस्तान, पाकिस्तान से भी संबंध है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में एक पक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का, दूसरा पक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का। लड़ाई कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। इन दोनों के बीच सार्वजनिक तनातनी का बड़ा कारण सिद्धू का पाक प्रेम रहा है। सिद्धू के सलाहकार, क्योंकि पाकिस्तान के, याद करिए, करतारपुर एपिसोड के दौरान इमरान खान के प्रेम में सिद्धू पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तानी चाल को समझ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह करतारपुर नहीं गए। कांग्रेस नेतृत्व चुप रहा। दूसरी बात इसको समझिए, करतारपुर जाकर सिद्धू ने बाजवा, आतंकी सेना का प्रमुख, पाकिस्तान की सेना का प्रमुख, आतंकी सेना का प्रमुख बाजवा को गले लगा लिया। सोचिए, सिद्धू ने बाजवा को गले लगा लिया, इमरान की तारीफों के पुल बांध दिए। इमरान खान, लेकिन देश के वफादार फौजी रहे कैप्टन अमरिंदर ने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस नेतृत्व तब भी चुप रहा। तीसरा उदाहरण, पाकिस्तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने खालिस्तानी के साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। इसका भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुरजोर विरोध किया। चावला, याद है ना आपको, उसके साथ फोटो खिंचवाई थी। कांग्रेस का परिवार चुप रहा, फिर भी चुप रहा, क्योंकि सिद्धू के साथ रहा परिवार शुरुआत से। यहां तक कि सिद्धू ने यह भी संकेत दिए कि पाकिस्तान में उन्होंने जो कुछ किया उससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज है ही नहीं। परिवार की मंजूरी से बाजवा को गले लगाया था। मतलब फिर कांग्रेस के परिवार ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मतलब ताजपोशी हो गई, पाक प्रेम का इनाम। तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरे मंच से सिद्धू के पाक प्रेम के खतरे के बारे में उनको चेताया, आगाह किया। कांग्रेस नेतृत्व तब भी चुप रहा। समझिए इसको, अंदर की कहानी। हद तो तब हो गई जब सिद्धू ने ऐसे लोगों को सलाहकार बना दिया जो पाक प्रेमी। सिद्धू के एक सलाहकार ने यहां तक कह दिया कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है, कश्मीर भारत का है ही नहीं। ये सिद्धू के सलाहकार जिनको परिवार ने बनाया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि सिद्धू के सलाहकारों की नियुक्ति भी शायद राहुल गांधी ने की होगी,
इंदिरा गांधी के आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट कर डाले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फौरन विरोध जाहिर किया, लेकिन तब भी कांग्रेस नेतृत्व चुप रहा। सिद्धू के ही दूसरे सलाहकार ने यहां तक कह दिया कि चुनाव जीतना है तो पाक परस्त बातें करनी होंगी, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बोलना ठीक नहीं होगा। यह दूसरे सलाहकार ने यह बोला। कैप्टन ने इसका भी विरोध किया, लेकिन परिवार तब भी चुप रहा। तो सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई में परिवार रहा सिद्धू के साथ, यहां तक कि खुलेआम पाकिस्तान की पैरोकारी करवा रहे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस के नेता भी नाराज हो गए। मनीष तिवारी से लेकर राजकुमार वेरका, संदीप दीक्षित से लेकर हरीश रावत, सबने सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई की बात की। लेकिन हो सकता है संभवतः इसे पोस्टरिंग थी, दिखाने के लिए बोला जा रहा था। लेकिन परिवार शुरुआत से लेकर अंत तक किसके साथ खड़ा रहा? सिद्धू के साथ। यदि किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जो एडवाइजर है पता नहीं कहां से आए। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये पार्टी के प्रधान हैं, तो पार्टी प्रति इनको ऐसे चुनने चाहिए जो पार्टी में से आए हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मतलब सोचिए, कांग्रेस के अंदर देश विरोधी बयानबाजी पर कार्रवाई की मांग होती रही, लेकिन इनाम मिला। सिद्धू के सलाहकारों को कांग्रेस का अभयदान मिल गया। सोचिए, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते सिद्धू के सलाहकार, कश्मीर पर कब्जा मानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से पंजाब में चुनाव हार जाएंगे, ऐसी सोच है। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, अभयदान मिला, इनाम मिला। 2 हफ्ते बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब जाकर बीजेपी ने सवाल उठाया कि पंजाब में जो पाकिस्तान की मदद से चुनाव जीतने की देश विरोधी राजनीति हो रही है, वो कांग्रेस की सुपर फैमिली के इशारे पर तो नहीं हो रही है। ये सवाल उठाया संबित पात्रा ने। इसमें जो कांग्रेस का आला कमान है, जो हाई कमांड है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी, तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते। बीजेपी के ये आरोप ऐसे नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की सुपर फैमिली ने जिस नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पाक परस्त रहा है। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते, बाजवा को गले लगाते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं, उसको लेजिटिमाइज करते हैं, पीओके को लेजिटिमाइज करते हैं, बाजवा को गले लगाते हैं, चाहे कुछ हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं सिद्धू। उनको बनाया गया कप्तान पंजाब का। पंजाब में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला कर दिया जाए, सिद्धू एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते। मजहबी आतंकवादी हमले में आधे दर्जन सिख नौजवान शहीद कर दिए गए, सिद्धू कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं करते। पाकिस्तान में सिखों की नाबालिग बेटियों को अगवा कर लिया जाए, सिद्धू इमरान खान को फोन तक नहीं करते। पाकिस्तान में सिख बेटियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, सिद्धू विरोध नहीं करते हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी मदद से अफगानिस्तान पर जिस तालिबान ने कब्जा किया, उस तालिबान ने जब निशान साहिब उतरवा दिया, तब भी सिद्धू को ना तो तालिबान पर गुस्सा है, ना पाकिस्तान के, आप कह लीजिए पाकिस्तान पर किसी पर गुस्सा है। इसलिए बीजेपी सवाल उठाती है कि आखिर सिद्धू के इस पाक प्रेम के पीछे वजह क्या है। सिद्धू वही नेता हैं जो बार बार हिंदुस्तान सरकार की मना करने के बावजूद पाकिस्तान गए थे और वहां जाके कमर बाजवा को गले लगाया था, आर्मी चीफ पाकिस्तान को गले लगाया था और कहा था, जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। यही कहा था ना, जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। और इमरान खान ने भी कहा था, कहां है हमारा अपना सिद्धू, कहां है हमारा अपना सिद्धू। रह नहीं पाते दोनों एक दूसरे के बिना। शक होता है कभी कभी, किसने बनाया है सिद्धू जी को अध्यक्ष? कांग्रेस ने बनाया है या किसी और ने बनाया है? यह भी शक होता है। मतलब गंभीर सवाल है कि क्या राज्य की सत्ता के लिए देश की सुरक्षा से समझौते की सियासत तो नहीं हो रही है, या हो रही है और होगी। देश हित में अगली खबर भी सत्ता और सियासत के इसी दोहरे चरित्र को लेकर है। ध्यान से समझिएगा, महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में जिस तरह की राजनीति दिख रही है, वो बेहद अफसोसनाक कही जा सकती है। पूरे राज्य में उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने उत्पात मचा दिया, हिंसा की, मारपीट की, पथराव किया। ये सब किस लिए हो रहा है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बदजुबानी की, गलत की। नारायण राणे को तो खैर अब खाने की टेबल से गिरफ्तार भी कर लिया गया और देर रात उन्हें जमानत भी मिल गई। नारायण राणे ने आगे से ऐसी बदजुबानी नहीं करने का वादा भी किया। लेकिन सवाल सिर्फ नारायण राणे को लेकर नहीं है। उन्होंने तो कहा था, यहां तो कर दिया गया। उन्होंने तो हिंसा की बात करी थी, थप्पड़ मारने की, सिर्फ कहा था। शिवसेना के शिव सैनिक ने, समर्थकों ने तो ये सब कर दिया, अटैक कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। इन पर कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना
के नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे, हिंसा की, गुंडागर्दी की, क्योंकि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के लिए जो कहा वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये उठाया कि शिवसेना जैसी पार्टी ने, जो शिवसेना ये भूल जाती है कि जब शिवसेना के नेता बदजुबानी करते हैं, किसी को जूते मारने को कहते हैं, किसी को पीटने की बात कहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उपद्रव करते हैं, तो यही शिवसेना उसे अपना स्टाइल मानती है। आज उसी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को एक पुराने शिवसैनिक ने, नारायण राणे ने, शिवसैनिक स्टाइल में जो बात कही उस पर पूरे राज्य में उपद्रव मचा दिख रहा है। महाराष्ट्र में मंगलवार के दिन पूरा उपद्रव मचा हुआ था। शिव सैनिकों की नाराजगी हिंसा में तब्दील हो चुकी थी। बीजेपी के दफ्तरों पर हमले हो रहे थे। नारायण राणे के पोस्टर पर गालिख पोती जा रही थी। महाराष्ट्र में जगह जगह नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज हो चुका था। नारायण राणे ने इतना संगीन गुनाह कर दिया था कि महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें रोटी तक नहीं खाने दिया। खाने के टेबल से गिरफ्तार करके नारायण राणे को थाने ले गए। देर रात अदालत में पेशी हुई तो कहीं जाकर नारायण राणे को जमानत मिल सकी। लेकिन ये पूरा हंगामा क्यों हुआ? नारायण राणे ने ऐसा क्या कह दिया था कि शिव सैनिक पूरे राज्य को फूकने पर उतारू हो गए थे? वो भी सुन लीजिए। बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संस्कृती? हिरक महोत्सव काय हे असतो तर काम हे काय? देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना भी जो कुछ कहा उसका समर्थन किसी ने नहीं किया, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक पद की गरिमा धूमिल नहीं की जा सकती। लेकिन जब शिवसेना ने ऐसी बदजुबानी पर एक उंगली उठाई तो 4 उंगलियां शिवसेना पर उठ गईं। हेच मुख्यमंत्री पुरी बोलले होते, हा योगी आहे की ढोंगी, चपलाने मारले पाहिजे। सुसंस्कृतपणा, पवार साहेब याला मुख्यमंत्री केलं, त्याला सुसंस्कृतपणा बघा। एका मुख्यमंत्र्याला म्हणतात चपलाने मारला पाहिजे, का वाकडं केलं त्यांनी? यही आमचे मुख्यमंत्री आहेत यूपीचे, भारतीय जनता पक्षाचे। नारायण राणे अपने बचाव में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुराने बयानों का हवाला देते हैं। हालांकि तब उद्धव ठाकरे सीएम नहीं थे, लेकिन तब उद्धव ने जो कहा था वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। काय म्हणजे काय जोडे मारले त्याला आपण, आणि समोर जर दिसला असताना तर, आणि आज जर दिसला तरी आज सुद्धा त्याला आम्ही, ह्या एका माणसाने संपूर्ण आपलं आयुष्य व्यापून टाकावं एवढं मोठं काम करून ठेवलेलं आहे, संपूर्ण आयुष्य। आणि मगाशी जो काय उल्लेख झाला, निलमताई आपण म्हणाला मणिशंकरला काय प्रसाद दिला, काय म्हणजे काय जोडे मारले त्याला आपण, आणि समोर जर दिसला असताना तर, आणि आज जर दिसला तरी आज सुद्धा त्याला आम्ही जोडे मारू, नक्की मारू। जाहिर है उद्धव ठाकरे का यह बयान माननीय मुख्यमंत्री बनने से पहले का है, क्योंकि अब तो वो राहुल गांधी को जूते मारने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 2019 के लोकसभा प्रचार का वक्त था जब उद्धव ठाकरे राहुल को भी जूते मारने का ऐलान करते थे। या लोकसभेच्या प्रचारामध्ये सुद्धा जेव्हा राहुल गांधी त्यांना पळकुट्या म्हणाला, मी एकटा होतो की राहुल गांधीला नालायक म्हणून म्हटलं, त्याला सुद्धा जोडे मारले पाहिजे। अब जिस शिवसेना का मालिक ही जूतम पैजार की भाषा में भरोसा रखता हो, तो राणे के समर्थक भी कहते हैं कि राणे ने ठाकरे भाषा में उद्धव को जवाब दिया है। जिसको जो करना है वो करे। राणे साहब ने कल जो बात बताई वो देश के स्वतंत्र दिन के ऊपर थी। माननीय मुख्यमंत्री को देश का स्वतंत्र दिन कभी है ये मालूम नहीं। इसके ऊपर जो पीड़ा थी वो राणे साहब ने अपने ठाकरे भाषा में, जो बड़ा साहब के साथ 40 साल राणे साहब रहते थे, वो ठाकरे भाषा में राणे साहब ने उत्तर दिया है। हालांकि नारायण राणे ने अदालत में कहा है कि अब वो ऐसी भाषा नहीं दोहराएंगे, चाहे भले शिवसेना के नेता अपने विरोधियों के लिए जूते चप्पल मारने की बातें करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है, ध्यान से सुनिएगा।
काबुल में ट्रैवल एजेंसी से भारतीय वीजा वाले दस्तावेज चोरी हो गए। इसका आतंकी इस्तेमाल होने का खतरा है। एहतियातन भारत ने अब किया यह है कि अफगानिस्तान से सिर्फ ई वीजा फैसिलिटी को मंजूरी दी गई है। उधर काबुल में तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। तालिबान 2.0 बदल गया तालिबान। खबर देखिए, तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करने को कह दिया है। 31 अगस्त तक अमेरिका को खाली करने को कह दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान खाली कर दे। और आज से अफगानियों को काबुल छोड़ने पर रोक लगा दिया तालिबान ने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर 20,000 से ज्यादा अफगानी मौजूद हैं। बुरा हाल है। किसी भी सूरत में तालिबानियों के इस्लामिक अमीरात में वो नहीं रहना चाहते हैं। नर्किस्तान से वो लोग मुक्ति चाहते हैं। एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, लेकिन तालिबानी अब उन्हें अफगानिस्तान नहीं छोड़ने देना चाहते। अब कोई नहीं जाएगा वहां से। काबुल से सिर्फ विदेशी लोगों को जाने की इजाजत है, अफगानियों को अब नहीं है। तालिबान ने आदेश दे दिया है। उसमें भी एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक ने वीडियो पोस्ट करके बताया कि तालिबानियों ने उसके साथ मारपीट की। ऑस्ट्रेलियन नागरिक वो बार बार बताता रहा कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, लेकिन तालिबान उसे एयरपोर्ट पर ही पीटते दिख रहे हैं। See, this happened to me when I was crossing airport. चेहरा पूरा खूनम खून है। ये गुड तालिबान है, गुड तालिबान। जब एक विदेशी नागरिक के साथ तालिबानियों का ऐसा क्रूर रवैया है तो अफगानियों का वो क्या हाल करने वाला है, तालिबान इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यही खौफ है कि काबुल से भागने के लिए अफगानी सीवर के गड्ढे में खड़े नजर आ रहे हैं। 2-2 फीट गंदे पानी के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब एयरपोर्ट के अंदर घुसने का मौका मिल पाएगा। वहां तो यह हालात है कि कोई एयरपोर्ट की दीवारों को पार करके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहता है, क्योंकि नर्किस्तान में कोई नहीं रह सकता, जान वैसे भी जानी है। तो कोई किसी तरह बैरिकेड्स को पार करना चाहता है, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो जाए किस तरह से। काबुल एयरपोर्ट के पास के इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखता है कि कितने लोग काबुल से भागना चाहते हैं। हमारे संवाददाता अनस मलिक ने एयरपोर्ट से आज जो रिपोर्ट भेजी है वो आंखें खोल देने वाली है, देखनी चाहिए आपको। मैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट के ईस्टर्न गेट पर मौजूद हूँ। सीधे हाथ पर जो ये दीवार है ये ईस्टर्न गेट की है। ये रास्ता आगे ईस्ट गेट को जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग कोस्टर्स में यहाँ पर मौजूद हैं। आज से 4 रोज़ कबल जब मैं यहाँ मौजूद था, जब मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पर लोगों का एक जमे गफ़ीर था, जो कि अब बाय एंड लार्ज जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है यूज़ ऑफ फोर्स के थ्रू तालिबान की जानिब से। उनका यहाँ पर जो लोकल कमांडर है उनका ये दावा है कि वो उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जिनके पास वीज़ा या कोई प्रायर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। लेकिन इस दावे की तस्दीक मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जितना टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा गेट के पास, मेरे सामने कोई पास थ्रू करके नहीं जा सका। काफ़ी राउडी बिहेवियर है यहाँ पे लोगों के साथ भी जो हमें नज़र आया है, और लोग जो हैं यहाँ पर डेस्परेशन में इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उनको मौका मिले और वो गेट तक जाके, मिलिट्री साइट के अंदर जाके मुल्क छोड़ के जा सके। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। तालिबान के खतरे के बाद ये जो आतंकी संक्रमण है वायरस, अब बात असल वायरस की, पूरे भारत के लिए चिंता का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। बात कोरोना की। आप सोच रहे होंगे भाई कोरोना तो खत्म हो गया, ऐसा है नहीं। आप ये समझिए आज की सबसे डरावनी खबर यह है कि केरल में कोरोना संक्रमण बेहिसाब रूप से बढ़ता जा रहा है। और अब केरल में एक दिन में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड 31,445 मामलों का पता चला है। ये पूरे अगस्त के महीने की सबसे बड़ी संख्या है। इतना ही नहीं, केरल में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19 पहुंच चुका है, 19.03%, 19% पॉजिटिविटी रेट। और एक दिन में 215 लोगों की जान चली गई है केरल में। पूरे देश में वैसे आपको बता दें कोरोना के कुल मामले हैं 37,593, जिसमें से 24,296 अकेले केरल से। कोरोना पर कंट्रोल करने में केरल सरकार की नाकामियां पूरे देश के लिए खतरा बनती दिख रही है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में केरल सरकार ने भयानक संक्रमण के बावजूद बकरीद पर बाजार खोल दिए। और अब जब ओणम का त्योहार गुजरा है तो केरल में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। इधर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने आज बताया कि एक्सपर्ट कमेटी ने दिल्ली में स्कूल खोलने की सिफारिश की है। अभी जो दूसरे स्टेट से एक्सपीरियंसेस आए वो थोड़े से मिक्स्ड से हैं। सो अभी भी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बिकॉज
बच्चों के साथ किसी भी तरह का हम लोग वो नहीं लेना चाहते। हम भी जल्दी से जल्दी स्कूल खोलना चाहते हैं। तो जब भी कोई इस बारे में अगला निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक्सपर्ट कमेटी ने तो दिल्ली सरकार को कहा है कि दिल्ली में अब सभी क्लास के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए। स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला होना चाहिए। सबसे पहले बड़ी क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएं, उसके बाद मिडिल और आखिरी में प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, यह कहा गया। हालांकि दिल्ली में स्कूल कब से खुलेंगे और कैसे खुलेंगे इसका फैसला डीडीएमए की बैठक में ही लिया जाना है। लेकिन सरकार शायद अभी स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं दिखती, क्योंकि एक तो अभी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है ना, ऊपर से दूसरे राज्यों में स्कूल खोलने से संक्रमण का खतरा भी देखा गया है। जहां खोले गए उसमें प्रॉब्लम देखने को आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दुनिया में एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है, लेकिन जब सियाचिन जैसे सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में मुकाबला हो तो बड़े बड़े लड़ाकू विमान लाचार नजर आते हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी का महारथी है कामोव 226T हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर सबसे ऊंचे रण में सबसे ऊंचा पराक्रम दिखाने का दमखम रखता है। आज आपको रूस की राजधानी मॉस्को में कामोव 226T हेलीकॉप्टर के दर्शन कराएंगे। मॉस्को से जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखने के बाद चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ सकती है। कामोव 226T ये एक ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो ऊंचे कामों के लिए बना है। रूस में बने इस हेलीकॉप्टर के बारे में दुनिया जानती है कि जितना ऊंचा रण होगा उतना ही ऊंचा इसका पराक्रम होगा। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि में भारतीय सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए कामोव 226T हेलीकॉप्टर की जरूरत है। भारतीय सेना को अपने पुराने पड़ चुके चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को बदलने के लिए नए हल्के और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। भारतीय सेना को ऐसे 200 हेलीकॉप्टर चाहिए और संभावना इस चीज़ की जताई जा रही है कि ये कामोव 226 क्लाइंबर हेलीकॉप्टर उन सारी अपेक्षाओं पर, उन सारी ज़रूरतों पर खरा उतरा है जिनकी भारतीय सेना ने ज़रूरत बताई थी। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर 4 दशक से ज्यादा समय से सियाचिन जैसी दुर्गम जगह पर सेना का वायु रथ बने हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर जवानों की जान बचाने से लेकर रसद पहुंचाने के काम आते हैं। लेकिन चीता और चेतक के रिटायरमेंट के बाद सेना को अत्याधुनिक तकनीकों और ताकतों से लैस कामोव 226T जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। कामोव 226T हेलीकॉप्टर 19,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। कामोव 226 हेलीकॉप्टर एक ट्विन इंजन का हेलीकॉप्टर है और उसके अलावा इसमें कोएक्सियल रोटर्स भी हैं, यानी एक रोटर के नीचे दूसरा रोटर। ऐसा रोटर होने से हेलीकॉप्टर को मनूवर करने में, यानी कि बुरे से बुरे हालात में काम करने में आसानी मिलती है। और उसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स को नौसेना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हैंगर में रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स के जो पंखे होते हैं उनको फोल्ड करके, उनको मोड़ करके रखना होता है। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 1000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। 6 से 7 सैनिक इसमें आ सकते हैं या इसमें कार्गो आ सकता है। इसको दो पायलट्स मिलकर चलाते हैं, लेकिन उनमें से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको एक पायलट भी चला सकता है। तो यहाँ भी एक पैसेंजर और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। पूरा कॉकपिट जो है वो ग्लास का है और इसको चलाना बहुत आसान है, इसको मनूवर करना बहुत आसान है। इसका जो पेट्रोल का फ्यूल टैंक है उसको ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है जिससे ये दुर्घटना के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। इस टैंक को बड़ा किया गया है जिससे ये 560 किलोमीटर, एक बार ईंधन भरने के बाद 560 किलोमीटर ये चल सकता है। कामोव 226T हल्के हेलीकॉप्टर होते हैं, साथ ही इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा है। कामोव की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है।
गश्ती खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ राहत के काम में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आप कामोव के कार्गो सेक्शन को देखिए और इसकी खासियत जानिए। इसका जो कार्गो सेक्शन है उसका गेट काफ़ी बड़ा है और इसलिए उससे भारी से भारी सामान अंदर ले जाया जा सकता है। इसमें 6 पैसेंजर्स यहाँ बैठ सकते हैं और एक पैसेंजर को पायलट की सीट के बगल में बैठ सकता है अगर एक ही पायलट इसको चलाए तो। इसको इस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है कि इसकी सीटों को हटाया जा सकता है और इसको एक छोटे से मेडिकल इमरजेंसी रूम की तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक मरीज और 2 डॉक्टर्स रह सकते हैं। इसका जो कॉकपिट है और जो कार्गो का एरिया है दोनों ही मॉड्यूलर हैं। मॉड्यूलर यानी इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनको ज़रूरत के हिसाब से, मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। अगर ज़रूरत हो तो इसमें कार्गो भरा जा सकता है और अगर ज़रूरत हो पैसेंजर्स, ज़रूरत हो तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी रूम बन सकता है जिसमें 2 डॉक्टर्स हो सकते हैं ज़रूरी साजो सामान के साथ और एक मरीज की सुविधा है। इसमें स्की भी हैं ऑप्शनल, जिनके ज़रिए इसको पानी पर या बर्फ़ में उतारा जा सकता है। कामोव को ऊंचाई पर भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है और इसकी खरीद को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सौदा जल्द हो जाएगा। दरअसल भारतीय सेना की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हिमालय में ऊंचाई वाले इलाकों में, जैसे सियाचिन जैसी जगहों पे ऑपरेट करने की, जहां सिर्फ चीता हेलीकॉप्टर ही ऑपरेट करता है। ऊंची ऊंची पहाड़ी दर्रे हैं हिमालय में। खारदुंगला 18,300 फीट का है और इसी तरह चांगला दर्रा है जो 17,500 फीट का है। उस ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भारतीय सेना की, इसलिए हर हेलीकॉप्टर को उस परीक्षण पर खरा उतरना पड़ता है। ये कामोव हेलीकॉप्टर ने उस परीक्षण को कामयाबी के साथ पूरा किया है। ये 6500 मीटर, 6,500 मीटर यानी लगभग 19,500 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। इसलिए भारतीय सेना की जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ज़रूरत है यानी हिमालय की ऊंचाइयों में काम करने की, वहाँ के लिए पूरी तौर पर सक्सेसफुल हो सकता है। कामोव हेलीकॉप्टर संभावना इस चीज़ की बताई जा रही है कि ये सौदा बहुत जल्दी तय कर लिया जाएगा और भारतीय सेना की मुसीबत में सबसे जो काम आने वाली चीज़ होती है हेलीकॉप्टर, वो कामोव 226 क्लाइंबर हो सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। हेलीकॉप्टर तो आपने देख लिया। कामोव 2260 हेलीकॉप्टर ये कब तक भारतीय सेना को मिलेंगे, ये आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा। लेकिन देश हित में इससे आगे अब आपको पीटर द ग्रेट की सेना से मिलवाने वाले हैं। करीब 300 साल पहले रूस पर पीटर द ग्रेट का ही शासन था। रूस के कई कलाकार अपनी वेशभूषा से उस दौर की याद दिला रहे हैं। खास बात यह है कि इन लोगों के हाथ में मेड इन इंडिया हथियार है। Хинди Руси, бхай, бхай. हिंदी रूसी भाई भाई। Бай, бай. We are very grateful for Indians colleague for these perfect muskets. Крайне это стоит. Хинди Руси, бхай, бхай. मैं इस समय मॉस्को में पीटर द ग्रेट की सेना के साथ हूँ। पीटर द ग्रेट ने रूस पर 1682 से लेकर 1725 तक राज किया था और उस दौरान रूसी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। और इस समय मैं उसी पीटर द ग्रेट की सेना के साथ हूँ। मेरे साथ ये एक मस्केटियर हैं, उस ज़माने की मस्केट के साथ में एक तलवार है। ये भी एक मस्केटियर हैं। ये ड्रगून है। ड्रगून यानी हल्के जो आगे बढ़कर हमला करते थे वो घुड़सवार योद्धा। इन्होंने घुड़सवारी के जूते पहन रखे हैं और घुड़सवारी की पोशाक पहन रखी है। और ये भी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के हैं। पीटर द ग्रेट की सेना की खास बात यह है कि ये जो बंदूक है पीटर द ग्रेट की, ये मेड इन इंडिया है। दरअसल ये सारे एक नाटक कंपनी के हिस्सा हैं जो कि रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस ज़माने की पोशाक को, उस ज़माने के फौजी हथियारों को। और इस दौरान जो इनको बंदूक मिली है वो इन्होंने भारत से बनवाई है। आस्क हिम
how he feels about this gun made in India, musket, his musket. Как вам нравится этот мушкет, который сделан в Индии? Да, он хорошо сделан, мы используем их на реконструкциях. So it is made well, and we are using them for our spectacles, for our shows. So, what are you depicting? Что вы изображаете? Мы изображаем мушкетеров. Вы конкретно кого изображаете? Ну, мушкетера Преображенского полка. So I am a musketeer from a regiment called Преображенский. And you? Hi. Gentlemen? Я мушкетер Троицкого драгунского полка. I am musketeer from a regiment which is called Троицкий Драгунский regiment. Was it a great regiment? Был большой полк? Нет, это был обычный полк, такой же, как большинство армейских полков, не как гвардейский полк. То есть около 1000 человек. Well, it was a regular regiment, about 1,000 men. Can you explain us about your uniform? Можете ли вы рассказать нам о вашей униформе? Разумеется. Значит, головной убор. So first a hat. Треугольная шляпа. Is a triangular hat. Большинство европейских армий, и русская в том числе, носила эти шляпы почти весь 18 век. So most European armies, including the Russian army, were using such type of hats throughout the 18th century. Галстук – это обязательная деталь униформы уже с тех времен. Tie is a necessary part of the uniform already at that time. Представляла себя всего лишь полоску сукна. It was just a stripe of cloth. Или шелка, в зависимости от доходов владельца. Or silk. It depended on the income of the owner. Кафтан – это основная часть униформы. So this overcoat is the main part of the uniform. Французского покроя. It was made in France. Французского покроя. It was made according to the French fashion, or European fashion. Уже в те годы Франция задавала моду не только в дамских нарядах, но и в военной униформе. Already at that time, France was a leader in the fashion, not only regarding the women's dresses, but also for the military uniform. वैसे खास बात यह है कि भारतीय सेना की एक रेजिमेंट की ड्रेस भी एक फ्रांसीसी ने डिज़ाइन की थी, जो उस समय रंजीत सिंह की सेना में अफसर थे और उन्होंने उस रेजिमेंट की ड्रेस डिज़ाइन की थी. Tell me something more about dragoon gentleman. Расскажите, пожалуйста, немного больше о драгунах. Драгун того времени это был солдат на лошади, кавалерист. So it was a soldier, like a horse rider, it's like a cavalarian. В русской армии тогда не было отдельных кавалерийских полков. В каждом полку часть солдат передвигалась верхом на лошади. So Russian army didn't have a separate cavalry regiments at that time, but each regiment contained a certain amount of people who were horse riders. Anything more you want to add about your shoes? Что-нибудь хотите сказать о ваших сапогах? Вот, может быть. Да, конечно, это ботфорты. Их предназначение прежде всего. So the main purpose of these high boots is to control the horse, because it should they should touch the horse body tightly in order to give necessary commands to the horse. Thank you, spasiba. रूस में सेना को लेकर बहुत आकर्षण है. यहाँ विजय स्मारक है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के विजय का प्रतीक है, और वहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं. ये पुराने इतिहास को जीने की कोशिश है. उसी वक्त का हैट है, उसी वक्त की तलवार है, उसी वक्त का ये कफ्तान है, लेकिन गन है हिंदुस्तानी. कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.